होता है। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, एक बार फिर 10 मिनट केमिस्ट्री 10 बजे विद के सिंह हम लोग हाजिर हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग का, फिजिकल केमिस्ट्री का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, बॉन्ड एंगल्स इन पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और आयंस। पहली चीज, व्हाट इज बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल होता है किन्हीं भी दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल किसी मॉलिक्यूल में, उसका बॉन्ड एंगल कहलाता है। ये दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल कैसे दिखता है, आइए समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ये कोई मॉलिक्यूल है XY2। कितने बॉन्ड्स नजर आ रहा है आपको? दो बॉन्ड्स XY2। इन दो बॉन्ड्स के बीच का एंगल देखिए जरा, ये रहा एंगल थीटा। दिस थीटा इज सेड टू बी बॉन्ड एंगल ऑफ दिस बॉन्ड। ये थीटा ही कहलाएगा बेटा इनका क्या? बॉन्ड एंगल। ये रहा आपका बॉन्ड एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन मॉलिक्यूल XY2। आइए थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी देखते हैं। यहाँ पर और भी कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनकी अपने को जरूरत है, तो आइए जरा उन छोटी छोटी चीजों से मिल लेते हैं कि वो छोटी छोटी चीजें कौन सी हैं। आइए मिलते हैं। सबसे पहले ये X क्या है? कहते हैं X इज कॉल्ड सेंट्रल, यानी वो सेंट्रल एटम जिसके अराउंड दो बॉन्ड्स के बीच के एंगल को हम निकाल रहे हैं, या जो दो या दो से ज्यादा एटम्स या बॉन्ड से सराउंडेड होता है, इट इज कॉल्ड सेंट्रल। ये जो आपको Y नजर आ रहा है दो, इन Y को नाम दिया जाता है आइदर टर्मिनल एटम्स, या इन्हीं को बोला जाता है सराउंडिंग एटम्स। तो हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं, एक सेंट्रल एटम और एक सराउंडिंग एटम्स, और इन्हीं के साथ निकालते हैं हम किसे? बॉन्ड एंगल। ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ पे आपको नजर आ रहा है बेटा, ये बॉन्ड एंगल बिटवीन दीज टू बॉन्ड्स डिपेंड करता है X पर भी और Y पर। कैसे डिपेंड करता है ये X और Y पर? इसके लिए हमें चार चीजें पता होनी चाहिए। कौन कौन सी वो चार चीजें हैं जो हमारे बॉन्ड एंगल को डिसाइड करेंगी? आइए उनसे मिलते हैं। सबसे पहले नंबर पर ये डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। कि जो हमारे पास सेंट्रल एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है। दूसरे नंबर पर आइए, हाइब्रिडाइजेशन के अलावा ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, यानी सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखनी आनी चाहिए एटम्स की। एक आसान सा तरीका, कॉमन सा जो आप पढ़ते हैं उसको तो मैं आपको बता ही देता हूँ। पीरियोडिक टेबल में ये हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट करती है पीरियड को, ये वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है ग्रुप। किसी पीरियड में या आगे की तरफ बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स बढ़ती है, और ग्रुप में नीचे की तरफ आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स घटती है। और इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ यदि मैं बात करूं साइज, तो कहते हैं जैसे जैसे नीचे आते हैं साइज बढ़ता है, और जैसे जैसे आप आगे की तरफ जाते हैं यहाँ पर आपका जो साइज ऑफ एटम होता है वो घटता है। तो हमें साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पता चल गया कि पीरियड में कैसे बदलता है, ग्रुप में कैसे बदलता है। बाकी एलिमेंट्स तो हमें देखने आते हैं बेटा कि पीरियड में कौन से एलिमेंट्स हैं या ग्रुप में कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो इसकी हमें जरूरत थी, इसलिए मैंने ले लिया। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर। तीसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए साइज ऑफ टर्मिनल एटम्स। कभी कभी ये भी डिसाइड करते हैं कि बॉन्ड एंगल कम होगा या ज्यादा। सबसे लास्ट में आइए, सबसे लास्ट में होते हैं बेटा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन सेंट्रल एटम। जो हमारा सेंट्रल एटम है उस पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कभी कभी ये भी डिसाइड करते हैं क्या कि बॉन्ड एंगल कैसा होगा मॉलिक्यूल XY2। तो आइए इन सभी फैक्टर्स को वन बाय वन हम देखना चाहेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज दिखाता हूं कि ये जो मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स, क्या उनके बीच में कोई रिपल्सन होता है? आइए देखना चाहते हैं रिपल्सन फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्सन फोर्सेस कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं किसी मॉलिक्यूल। यदि हम इन रिपल्सन फोर्सेस की बात करें तो हमारे पास तीन तरह के रिपल्सन मिलेंगे बेटा यहाँ पे। सबसे पहला एक रिपल्सन होता है जो कौन लगाता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किस पे? बॉन्ड पेयर पे, या किस पे? लोन पेयर पे, किसी पे। ये सबसे स्ट्रॉन्ग रिपल्सन होता है।
दूसरे नंबर पर रिपल्सन होता है बॉन्ड पेयर का। और कौन सा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का रिपल्सन अलग है, डबल बॉन्ड का अलग है। डबल बॉन्ड का रिपल्सन हमेशा सिंगल बॉन्ड के रिपल्सन से ज्यादा होता है। तो ये आपका ऑर्डर ऑफ रिपल्सन फोर्सेस होगा किसी भी मॉलिक्यूल। कहते सर इसको हम कैसे समझ सकते हैं? आइए कोशिश करते हैं समझने की। पहले सिंगल बॉन्ड लेता हूं। मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल हमने लिया है MX4। इसमें ये जो M है ये है सेंट्रल एटम और ये टर्मिनल एटम्स ने ऐसे करके बॉन्ड्स बनाए और इनके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है। ये सारे के सारे एंगल्स कैसे होंगे? सेम, क्योंकि सारे एटम्स सेम है, सभी बॉन्ड सेम है, सबके बीच के रिपल्सन सेम है, तो सारे एंगल्स भी सेम। पर मान लीजिए कि आपका मॉलिक्यूल जो MX4 था उसे थोड़ा सा बदल के मैंने MOX3 टाइप बना। ये रहा M, O के साथ इसने कितने बॉन्ड्स बनाए बेटा? 2, और X के साथ मैंने गलती से H ले लिया था, चलिए इसको X में बदल देता हूँ। H हटा देते हैं और H की जगह सब में लगा देते हैं X X X X। यहाँ पर आ जाए तो मैंने बाकी क्या लगा दिया बेटा? X। अब मुझे कौन सा एंगल देखना है? सेम यही वाला। मैंने इस एंगल को मान लिया θ1, इसे मान लेता हूँ θ2। तो जरा देखिए ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल है, सिंगल है, सिंगल। सबके रिपल्सन्स कैसे होंगे? बराबर। तो सबके एंगल्स भी कैसे होंगे बेटा? सबके एंगल्स भी होंगे सेम। और यहाँ ये ऐसा बॉन्ड है डबल। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड को ज्यादा दबाएगा तो ये बॉन्ड इसके पास आएगा तो बॉन्ड एंगल घटेगा। मतलब हम कहेंगे जो θ1 की वैल्यू होगी वो θ2 से कैसी होगी? ज्यादा। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्लियर है बेटा इतना? आइए आगे बढ़। सर लोन पेयर कैसे आएगा? अब मान लीजिए उसने कहा कि मॉलिक्यूल ऐसा है MX3 है, तो ये रहा आपका M। अब 4 नहीं 3 बॉन्ड्स हैं X और X में, और यहाँ पर एक है लोन पेयर। अब ये जो लोन पेयर होगा ये इन सिंगल बॉन्ड्स को दबाएगा, सबसे ज्यादा दबाएगा। तो ये वाला एंगल मैंने मान दिया कितना है? थीटा। तो जरा बताइए रिपल्सन का ऑर्डर क्या होगा? ये सबसे कम दबाएगा, ये थोड़ा ज्यादा, ये सबसे ज्यादा। इसका मतलब जो θ3 की वैल्यू होगी वो θ2 की वैल्यू से भी कम हो जाएगी। तो इस तरह से आपके बॉन्ड एंगल इन रिपल्सन फोर्सेस के कारण थोड़े से बदल जाते हैं। तो ये रिपल्सन भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, कभी कभी हमें इन रिपल्सन फोर्सेस की भी जरूरत पड़ती है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उन 4 फैक्टर्स की जो मैंने आपको शुरू में बताए थे, जिनमें मैंने आपसे कहा था कि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम देखते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देखते हैं, साइज ऑफ टर्मिनल एटम्स देखते हैं, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि सेंट्रल एटम के पास है तो उन्हें भी हम कंसीडर करते हैं। तो एक एक केस लेते हैं। सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन जब मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट होंगे तो बॉन्ड एंगल्स कैसे होंगे। तो पहला केस है जब हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम्स कैसे हैं बच्चा? डिफरेंट। यदि ये हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है तो बॉन्ड एंगल निकालना बहुत आसान होता है। ऐसी कंडीशन में बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। अब सर ये एस कैरेक्टर क्या चीज है, इसे हम कैसे देखते हैं? बड़ा आसान सा काम है भाई। देखिए एस कैरेक्टर हम कैसे देखेंगे, जरा याद करिए कि आपने हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन से पढ़े। आपने एक हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था sp, एक हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा था sp2, एक हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा था sp3। यहाँ पे हमें केवल s देखना है। जरा देखिए कैसे देखना है, केवल s को देखिए, इस s को, इस s को और इस s को। जहां s डोमिनेंट हो, ज्यादा हो, परसेंटेज ज्यादा हो इसका, वहां पर बॉन्ड एंगल हमेशा ज्यादा होगा। यदि हम ध्यान से देखें तो ये s और p बराबर, यानी 50% यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? s, और 85% क्या मिलेगा? यहाँ 3 में 2 p है, एक s है, यानी केवल 1/3, तो आपको 33% मिलेगा केवल s का। यहाँ कितने हैं? 4 में 1 है, 4 में 1 यानी 100 में कितना हो गया? 25%।
लीजिए, तो सबसे ज्यादा इस कैरेक्टर किसमें पाया गया बेटा? sp में। तो बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा? sp का। फिर किसका होगा? sp2 का। सबसे कम किसके केस में होगा? सबसे कम होगा sp3 के केस में। ये तो मैंने आपको बताया। आइए एक नजर इनके बॉन्ड एंगल्स की वैल्यू पर भी डालते हैं। जब हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू क्या है? sp2 है तो क्या है, और sp3 है तो बॉन्ड एंगल की वैल्यूज क्या होती हैं? आइए नजर डालते हैं। यदि हाइब्रिडाइजेशन sp है तो आपका बॉन्ड एंगल होता है बेटा 180 डिग्री। यदि sp2 है तो होता है 120 डिग्री, और यदि sp3 है तो यही बॉन्ड एंगल हो जाता है 109 डिग्री 28 मिनट, लगभग 109 डिग्री के आसपास। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, फिर देखते हैं कि किस तरीके से बॉन्ड एंगल्स निकालते हैं। जैसे उसने एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया है CH4 मेथेन, उसने आपको दिया है BF3, उसने आपको दी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कह रहा है कि बताइए बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर क्या। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट्स निकाल के देखिए। CH4 में हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp3, BF3 में निकालिए बेटा 3 बॉन्ड है sp2, CO2 में निकालिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी sp। पिछले लेक्चर्स में आपने इनको सीखा। तो जहां sp है वहां बॉन्ड एंगल 180, जब BF3 है वह बॉन्ड एंगल 120, और CH4 के केस में बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा 109 डिग्री 28 मिनट। बिल्कुल इसी तरह से दूसरा एग्जांपल देखिए। वो कहते हैं Cl2O है, एक ClO2। यहाँ जो सेंट्रल एटम है वो ऑक्सीजन है, 2 बॉन्ड्स बनाए हैं तो इसके 2 लोन पेयर होंगे। यहाँ जो सेंट्रल एटम है वो क्लोरीन है, एक O, 2 बॉन्ड, 2 O के साथ 4 बॉन्ड, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कितना बचा? 1 लोन पेयर बॉन्ड। जरा हाइब्रिडाइजेशन यहाँ निकालिए। यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा आपको मिलेगा sp3, यहाँ जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी वो आपको मिलेगी sp2। निकाल सकते हैं मेरे ख्याल से। तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे? एटम्स -1, 3 एटम से 1 कम कर दो, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4 लोन पेयर। यहाँ भी देखिए बेटा Cl2 3 एटम्स 2 सिग्मा 1 लोन पेयर 3 लेकर sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन यदि sp2 ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा? Cl। ये पहला है। यदि स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो बॉन्ड एंगल्स निकालना हमारे लिए बहुत आसान होता है। सवाल है सर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो जाए तो कैसे निकालना? आइए चलते हैं जरा केस नंबर 2 पर। तो 2 नंबर केस में क्या देखेंगे आप? केस नंबर 2 में कहता है वेन हाइब्रिडाइजेशन of central atom C। जब सेंट्रल एटम्स में हाइब्रिडाइजेशंस कैसे हो जाते हैं? C, लेकिन इट है डिफरेंट नंबर ऑफ लोन पेयर्स, पर इसमें लोन पेयर का नंबर अलग अलग हो जाए तो ऐसी कंडीशन में याद रखिए जो बॉन्ड एंगल है वो घट जाता है यदि नंबर ऑफ लोन पेयर्स बढ़ जाए। यानी हम कहते हैं कि जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे, जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे एट सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम पर जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे बेटा बॉन्ड एंगल हमेशा उतना कम है। तो यह बॉन्ड एंगल किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट सेंट्रल एटम। जितने सेंट्रल एटम पर लोन पेयर ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम। तो पहली शर्त हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का सेम होना चाहिए। इसका केवल एक एक्सेप्शन होता है और सबसे पहले मैं उसी को लिखना पसंद करूंगा। द एक्सेप्शन इज, व्हाट इज द एक्सेप्शन? ये एक्सेप्शन क्या चीज होती है? आइए जरा देखते हैं इस एक्सेप्शन। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्सेप्शन की। और यहाँ जो एक्सेप्शन है बेटा वो है यदि हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाए। कैसा हो जाए? sp3d कितने लोन पेयर्स के साथ हो जाए? 3 लोन पेयर्स के साथ। तो याद रखिए ऐसी कंडीशन में आपका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री। फॉर एग्जाम्पल जस्ट एक एग्जाम्पल लिखता हूं। एग्जाम्पल है XeF2 ज़ीनॉन डाइफ्लोराइड। ये आपका एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में यदि आप देखेंगे तो ज़ीनॉन पे 3 लोन पेयर्स हैं, क्योंकि हमें पता है कि ज़ीनॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं? ज़ीनॉन के पास पाए जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स,
8 में से 6 ने बना दिया है, सॉरी 2 ने बना दिया है बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन्स बाकी। हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, कौन सा आएगा, sp3d, तीन लोन पेयर आएंगे, फिर भी बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा 180। तो ये एक एक्सेप्शन है, इस एक्सेप्शन को याद रखेंगे। अभी तो मैं इसे हटा देता हूँ, फिर कभी आगे केमिकल बॉन्डिंग और आगे बढ़ाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल आगे चलते हैं, इसके एप्लीकेशन देखना पसंद है। यदि मैं पहला मॉलिक्यूल लेता हूँ CH4, दूसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ NH3 और तीसरा मॉलिक्यूल लेता हूँ H। सेंट्रल एटम्स देखिए, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सबके हाइब्रिडाइजेशन स्टेट देखिए, सभी के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आएगी sp3 यहाँ भी, sp3 यहाँ भी। बेटा सभी में हाइब्रिडाइजेशन देखा था हमने, तो सभी का हाइब्रिडाइजेशन सेम है। यहाँ पर ये भी sp3 है, ये भी sp3 है, ये भी sp3। अब जरा ध्यान से देखिए, इस पे एक लोन पेयर है या सेंट्रल एटम पर 2 है या सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसका मिलेगा आपको, मिथेन में, sp3 वाले का। फिर किसका मिलेगा, अमोनिया में, क्योंकि एक लोन पेयर है, लोन पेयर कम, बॉन्ड एंगल ज्यादा। फिर सबसे कम किसका मिलेगा, वाटर का, क्योंकि इसमें लोन पेयर्स कैसे हैं, ज्यादा। तो जितने लोन पेयर ज्यादा उतना बॉन्ड एंगल कम। एक एग्जांपल आइए और देखते हैं इसे समझने के लिए। जैसे मान लीजिए उसने आपको दिया है पहला NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन, एक उसने आपको दिया है अमोनिया जी, इसमें नाइट्रोजन के 2 लोन पेयर हैं, और एक बेटा उसने हमें दिया है NH2 माइनस, इसे कुछ लोग एमाइडो आयन भी कहते हैं, एमाइड आयन भी कहते हैं, NH2 माइनस। आइए देखना चाहते हैं सभी, यहाँ नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, यहाँ भी नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, यहाँ भी नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालिए, यहाँ भी बेटा sp3 है, यहाँ भी बच्चा sp3 है, और यहाँ भी बेटा sp3। लोन पेयर्स देखिए, यहाँ एक भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ पे देखिए बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 5 माइनस का मतलब 6, 2 ने बॉन्ड बनाया 4 बचे, यानी इस नाइट्रोजन पे हैं 2 लोन पेयर। तो यहाँ पे लोन पेयर 0, यहाँ लोन पेयर 1, यहाँ लोन पेयर 2। जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल घटेगा। यहाँ एंगल सबसे ज्यादा क्योंकि 0 लोन पेयर है, यहाँ एंगल थोड़ा कम हुआ क्योंकि 1 लोन पेयर है, यहाँ सबसे कम हुआ क्योंकि 2 लोन पेयर है सेंट्रल एटम के पास। क्या बात समझ में आती है? ऐसे देखते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड एंगल कैसे अफेक्टेड होता है, पर शर्त है कि हाइब्रिडाइजेशन मस्ट बी सेम। जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, सेम। आइए थर्ड केस पे आते हैं। थर्ड केस कहता है कि मान लीजिए इस बार हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर भी सेम। अब हमारे पास 2 चीजें बची हैं, टर्मिनल एटम एंड सेंट्रल एटम। किसी एक को सेम कर लेते हैं। मैंने मान लिया कि टर्मिनल एटम्स भी कैसे सेम। अब हमारे पास बचा है कौन, सेंट्रल एटम। कह रहे हैं सेंट्रल एटम कैसा है, इज डिफरेंट। तो ऐसी कंडीशन में हम किस तरह से चेक करते हैं कि बॉन्ड एंगल्स क्या हों। हमेशा एक बात याद रखिए, उसे देखिए जो डिफरेंट है, बाकी कुछ मत देखिए, केवल वो देखिए जो डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट, सेंट्रल एटम इज डिफरेंट। यदि सेंट्रल एटम डिफरेंट है तो इसी पर डिपेंड करता है बॉन्ड एंगल। तो हम कहेंगे बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। या साइज से देखें, आप बोल देंगे बेटा साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो साइज कम होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है तो साइज बड़ा हो जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इसे ठीक से। सपोज करिए एग्जांपल दिया गया है हमें अमोनिया, फॉस्फीन और सी। सब नाइट्रोजन फैमिली के सेंट्रल एटम्स हैं, सब में 3-3 हाइड्रोजन है, सबके पास एक लोन पेयर है बेटा। सभी का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे तो सभी के हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 है, sp3 है, sp3 है।
सभी के टर्मिनल एटम्स हाइड्रोजन, हाइब्रिडाइजेशन सेम, लोन पेयर सेम, टर्मिनल एटम्स भी सेम, डिफरेंट कौन है? सेंट्रल एटम। अब बताइए भाई, नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन, फिर फास्फोरस, फिर आर्सेन। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल उतना ज्यादा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल किसका? NH3 का। सबसे छोटा किसका? AsH3 का। बिल्कुल इसी तरह से मान लीजिए वो आपसे कहता है एग्जाम्पल, एक है H2O, एक है H2S, एक है H2Se। कह रहे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर बताइए। अब ध्यान से देखिएगा बेटा, सेंट्रल एटम यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ सल्फर है, यहाँ सेलेनियम। तो इन सभी में जो सेंट्रल एटम्स हैं वो कैसे हैं? डिफरेंट इन ऑल, सभी में अलग अलग है। आइए, ऑक्सीजन पे 6 होते हैं, 2 ने बॉन्ड बना लिया तो क्या बचे? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, सेलेनियम पे भी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लीजिए, सभी का आएगा sp3, इसका भी बेटा आएगा sp3 और इसका भी बेटा आएगा sp। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी सबकी कैसी है? सेम। देखिएगा फिर से, टर्मिनल एटम सब में हाइड्रोजन, लोन पेयर सब में 2-2, हाइब्रिडाइजेशन सबका sp3। डिफरेंट क्या है? सेंट्रल है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? O। इसका बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा, फिर इसका, और सबसे छोटा H2S। ये कब देखेंगे? जब सेंट्रल एटम डिफरेंट, तो उसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे बच्चा। अब वो कहता है सर बाकी सब तो सही है, मान लीजिए कल टर्मिनल एटम्स डिफरेंट हो गए। आइए उस केस को भी देख लेते हैं कि टर्मिनल एटम्स डिफरेंट हो गए तो क्या होगा। तो केस नंबर 4 पे अब वो क्या कह रहा है सुनिए, हाइब्रिडाइजेशन एंड लोन दोनों कैसे? सेम। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास 2 चीजें फिर बची हैं, एक सेंट्रल एटम और एक हमारे पास बचा है टर्मिनल एटम। एक टर्मिनल एटम। अब मैंने क्या किया, मैंने सेंट्रल एटम को कैसा रखा? सेम, क्योंकि पिछली बार बेटा हमने इनको डिफरेंट किया था, लेकिन इस बार हमने टर्मिनल एटम्स को कैसा कर दिया है? डिफरेंट। मैंने आपको समझाया था जो डिफरेंट है केवल उसी को देखिए, जो सेम है उसको हम नहीं देखेंगे। अब यहाँ पर फिर से आइए, अब हम किसकी बात करेंगे? बॉन्ड एंगल की। आपने पीछे बोला था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो सेंट्रल एटम था, ये टर्मिनल एटम है, तो यहाँ रिवर्स हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ टर्मिनल एटम। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टर्मिनल एटम की जितनी बढ़ेगी बॉन्ड एंगल घटेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी, बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। तो सेंट्रल एटम इस बार कैसा रहना चाहिए बेटा? सेम रहना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इसके भी एग्जाम्पल्स लेते हैं तो आइए, सबसे पहला एग्जाम्पल, उसने आपको दिया है F2O, उसने आपको दिया है Cl2O, उसने आपको दिया है Br2। ध्यान से देखिएगा, बताइए सेंट्रल एटम सब में कौन है? ऑक्सीजन। टर्मिनल एटम्स देखिए, या टर्मिनल फ्लोरीन है, या क्लोरीन है, या क्लोरीन। सभी में ध्यान से देखिएगा, जो सेंट्रल एटम है उसमें लोन पेयर 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है। सभी में हाइब्रिडाइजेशन निकालिएगा, सभी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 यहाँ भी आएगा, sp3 यहाँ भी आएगा, और sp3 यहाँ भी आएगा। अब इन सभी को जरा ध्यान से देखिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम, सेंट्रल एटम सेम, लोन पेयर सेम, डिफरेंट कौन? टर्मिनल एटम्स। इस बार उल्टा करना है बेटा, जहां टर्मिनल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो बॉन्ड एंगल का, टर्मिनल एटम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, लीस्ट ब्रोमीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम, बॉन्ड एंगल ज्यादा। क्या बात समझ में आई है? तो यहाँ पे आपने किसकी मदद से देखा है बेटा? सेंट्रल। हालांकि कभी कभी केमिस्ट्री है, चीजों में एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। उसने बोला है एक है F2O, और एक है आपके पास H2। अब बताइए, सेंट्रल एटम दोनों में सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी दोनों में सेम है, टर्मिनल एटम्स दोनों के कैसे हैं? अलग अलग। यहाँ फ्लोरीन है और यहाँ हाइड्रोजन। पता भाई किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? फ्लोरीन की या हाइड्रोजन की? फ्लोरीन की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल कैसा होना चाहिए? कम होना चाहिए।
यदि कम होना चाहिए तो बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होगा, H2O का ज्यादा होगा। इसका मतलब मैं कहूंगा कि बॉन्ड एंगल H2O का ज्यादा होगा किससे, F2O से। समझ में आता है? सोच के देखिए क्या समझ में आता है। बिल्कुल समझ में आना चाहिए, आसान सी चीज है। लेकिन इसी दिन क्लोरीन और उससे कंपेयर करेंगे तो हमें कंपेयर करने में थोड़ी सी परेशानी होगी। आइए सर, ऐसा क्यों कि वाटर का बॉन्ड एंगल F2O के बॉन्ड एंगल से ज्यादा, कैसे? इसे समझना बड़ा आसान होता है। वैसे देखिए, आप ऐसे सोच के देखिए, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन। बताइए और एफ पे कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन। इलेक्ट्रॉन पेयर फ्लोरीन की तरफ ज्यादा जाए। H और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, O। इलेक्ट्रॉन पेयर O के ज्यादा पास है। ये दूर दूर हैं, लेस रिपल्सन होगा। यदि रिपल्सन कम है तो ये फैलेगा नहीं। ये पास पास हैं, इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, फैलना शुरू हो जाएगा। तो वाटर का बॉन्ड एंगल F2O के बॉन्ड एंगल से बढ़ जाएगा। क्या समझ में आते हैं बेटा ये कॉन्सेप्ट? ऐसे निकाले जाते हैं बॉन्ड एंगल्स। आइए कुछ और एग्जांपल निकालते हैं। एक क्लास में मैं आपको दिखाता हूँ। वो कह रहा है कि बताइए कंपेयर करिए बॉन्ड एंगल H2O का, बॉन्ड एंगल मेथिल अल्कोहल का और बॉन्ड एंगल CH3OCH। साइड से देखिएगा, ये O है, इधर आपने H लगाया है, इधर आपने H, O है, इधर आपने CH3 लगाया है, इधर आपने H लगाया। O है बेटा, इधर भी आपने CH3 लगाया है, इधर भी आपने CH3 लगाया है। अब जरा इसे ध्यान से समझिए, ये H कैसा एटम है, छोटा सा एटम, स्मॉल। मैंने इसके बीच का एंगल निकाला तो थीटा बना। वैल्यू होती है इसकी 105 डिग्री अप्रॉक्सीमेट। तो जैसे मैंने H की जगह C लगाया, ध्यान से देखिएगा, H की जगह क्या लगाया, C। तो C का साइज कैसा है, H से बड़ा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी C की कैसी हो जाती है, ज्यादा। तो साइज बड़ा होने के कारण इस जब ये साइज बड़ा होगा तो इन दोनों के बीच क्या होगा, रिपल्सन। और इस रिपल्सन के कारण ये एंगल बढ़ जाता है और ये बढ़ के हो जाता है लगभग 110 डिग्री के आसपास। कितना हो जाता है बेटा, 110 डिग्री के आसपास। यहाँ देख भाई, दो CH3 है और ज्यादा रिपल्सन, ये बॉन्ड एंगल और बढ़ गया, यानी ये 110 डिग्री से भी ज्यादा। ऐसे देखे जाते हैं बच्चा बॉन्ड एंगल्स। देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो, कोई बात ना समझ में हो, तो ऐसे कंपेयर होते हैं बॉन्ड एंगल्स। आइए चलते हैं, आपके लिए थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूं। आपको कुछ क्वेश्चन बताने हैं। आपको बताना है कंपैरिजन बॉन्ड एंगल्स का। एक है NO2 प्लस, एक है NO2 माइनस और एक है NO2 न्यूट्रल। इन तीनों में आपको कंपेयर करने हैं कि बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर क्या होगा। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि NO3 माइनस ले लेते हैं 1, NO2 माइनस ले लेते हैं 2 और NO2 प्लस ले लेते हैं 3। बताइए इनका बॉन्ड एंगल्स का ऑर्डर क्या होगा। ये दो क्वेश्चंस आपके लिए अगली क्लास में सबसे पहले मैं आपको इनका आंसर दूंगा, समझाऊंगा। आज केवल यहाँ तक। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।